नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स ने राजनीति की गाड़ी पकड़ ली है, यानी कि एक ही गाड़ी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बैठ गए हैं। दोनों भाइयों का पुनर्मिलन यानी कि दोनों का रीयूनियन 20 सालों के बाद हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। और निश्चित रूप से इसके पीछे की राजनीति यही है कि बीएमसी जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर अगर देखें, उसका बजट देखें तो सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। वहां पर सत्ता कैसे बरकरार रखी जाए और किस तरह से सत्ता में जो बीएमसी का शिवसेना का कंट्रोल था उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, इसके लिए ये पुनर्मिलन हुआ है। सवाल ये है कि मराठा आइडेंटिटी का जो मुद्दा है, मराठी मानुस का जो मुद्दा है, उसके समानांतर बीजेपी का जो डेवलपमेंट का प्लान है वो कितना टिकेगा। और बीजेपी में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं इस समय, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस मिलन को एक तरह से कहा है कि रसिया और यूक्रेन का मिलन है। तो सवाल है कि इसके दोनों जो भाई मिले हैं, इसके मायने क्या हैं, इसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सुभाष साहब है जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं महाराष्ट्र से, और साथ ही मनोज भोयर भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुभाष साहब आपसे कि आप इन दोनों भाइयों के मिलन को किस तरह से देख रहे हैं। आपको लगता है कि इससे बीएमसी चुनाव में कुछ स्थिति बदलेगी, क्योंकि बीएमसी में जिस तरह से शिवसेना का एक समय तक होल्ड रहा, लगातार 1985 से वो चुनाव जीतते रहे, आज की स्थिति में ये जो मिलन है ये सिर्फ इमोशनल मिलन है या ग्राउंड पे भी इसका पॉलिटिकल रिजल्ट दिखेगा? देखिए, ये जो मिलन है वो पॉलिटिकल कंपल्शन है दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि अगर हम राज ठाकरे इनकी बात करें तो राज ठाकरे इनका जनाधार जो है वो लगातार घट रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को वो जीत कर नहीं ला पाए थे। माहिम चुनाव क्षेत्र है मुंबई में, वहां से उनका बेटा हार गया था। तो जब ये बात उनके सामने स्पष्ट हो गई तो उनको पता चला कि उनकी हैसियत अभी क्या रहेगी इस पूरे राजनीति में। तो दूसरी तरफ हम उद्धव ठाकरे इनकी बात करें तो उद्धव ठाकरे का जो जनाधार है वो 2009 से अगर हम देखें तो 16% वोट शेयर उनका महाराष्ट्र की राजनीति में है। विधानसभा या लोकसभा का चुनाव देखें तो उसमें 16% था, लेकिन 2024 की जो चुनाव हो गया उसमें 12.38% वोट शेयर एकनाथ शिंदे इनके पास चला गया और 9.98% वोट शेयर वो उद्धव ठाकरे इनके पास रह गया। इसका मतलब है कि शिवसेना का जो वोट शेयर था उस पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे इन्होंने सेंध लगाई थी। और यही सिचुएशन अगर कायम रही तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका सफाया हो जाएगा, ये तय था। क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, मशीनरी है और सब कुछ उनके पास है, और इनके पास अभी कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों से पिछले 2.5 सालों से सत्ता में नहीं है शिवसेना कहीं पे भी। लगातार 25 साल वो सत्ता में थे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लेकिन पिछले 4 सालों से तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो शिवसेना के नगर सेवक वहां पे या पार्षद जो है वो सत्ता में नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी को जो धन आता है वो सत्ता से ही आता है, और चुनाव लड़ने के लिए बहुत धन लगता है, और ये उनके पास नहीं था। और यही कारण है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन्होंने इकट्ठे आना चाहिए, ऐसी पहल संजय राउत ने की। और संजय राउत ने करने के बाद ये दोनों भाई जो है वो इकट्ठा आ गए और वो अभी इकट्ठा लड़ेंगे। अब इसमें गणित क्या है, तो गणित ये है कि अमूमन 35 से 36% मराठी पॉपुलेशन मुंबई में है। बाकी हम देखें तो 25 से 30% पॉपुलेशन हिंदी भाषिक है, बाकी फिर गुजराती और बाकी साउथ इंडियन पॉपुलेशन है। तो ये जो 35% मराठी परसेंटेज है वो अगर इकट्ठा आते हैं तो शिवसेना जीतेगी, ऐसा उनका गणित है। और इसीलिए आपस में टकराव लाने से अच्छा दोनों एक साथ आ जाएंगे तो मराठी वोटर्स में जो विभाजन है, वोटों का बंटवारा है, वो नहीं होगा। ये उनका सीधा सीधा गणित है और यही गणित लेकर वो अभी चल रहे हैं। जी। लेकिन जिस तरह से वोटों का गणित कई बार क्या होता है कि ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं होता है, 2+2 कई बार 4 नहीं होता है ग्राउंड पे। तो अगर इस समय दोनों भाई ये देख रहे हैं कि
23-24% का वोट शेयर शिवसेना के पास में था। उसके बाद 7-8% का जो वोट शेयर राज ठाकरे का जोड़ लिया जाए और प्लस जो मुसलमान वोट बैंक है वहां पे उन सबको जोड़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक अपर स्थिति बनती है शिवसेना के दोनों भाइयों के आने से। लेकिन क्या वो ग्राउंड पे उस तरह से ट्रांसलेट करेगा? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि रिसोर्स की कमी है, जिस तरह से शिंदे साहब पावर में हैं, तो वैसी स्थिति में दोनों भाइयों के आने से आपको लगता है कि बीएमसी के ऊपर जो एक दबदबा था शिवसेना उद्धव ठाकरे का, वो अभी भी बरकरार रहेगा और मराठी मानुस आइडेंटिटी का मुद्दा निश्चित रूप से राज ठाकरे आने वाले दिनों में इसको गरमाएंगे। और चूंकि उस पॉकेट में राज ठाकरे का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, ये ठीक बात है कि वो कोई बहुत ज्यादा सीटें उन्होंने पिछली बार के भी बीएमसी चुनाव में नहीं जीते थे और जो जीते भी थे वो सब चले गए थे शिवसेना में। तो आप कैसे देखते हैं कि ग्राउंड पे इसका क्या असर होगा? देखिए, शिवसेना लगातार इस पूरे माहौल में ग्राउंड पे है। राज ठाकरे बीच बीच में गायब हो गए थे। पहले 2 लोकसभा चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा था, पिछली बार सिर्फ उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 160 से ज्यादा उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन एक भी जीत कर नहीं आया था। जो पिछला चुनाव है उसमें 2019 का, उसमें एक उनका एमएलए जीत के आया था। उसके बाद और कोई उनको ज्यादा यानी यश नहीं मिला था इस पूरे चुनाव में। तो राज ठाकरे इनका जो पॉलिसीज है कि वो 24 घंटे पॉलिटिशियन नहीं है, उसके चलते उनकी पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ा था। दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो काडर बेस्ड पार्टी है और शिवसेना ने ब्लॉक तक अपना संगठन मजबूत बनाया है पिछले कई सालों से, 1967 से लगातार बनाया है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा जिसको एक्सटॉर्शन मनी हम कहते हैं, उस एक्सटॉर्शन मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसके कारण शिवसेना का जो ब्लॉक लेवल का जो असर है वो तुरंत हटाना ये बीजेपी को मुश्किल हुआ मुंबई में। यही स्ट्रक्चर जो है वो राज ठाकरे ने करने की कोशिश की, कुछ हद तक वो सफल रहे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता उनके कारण, उस स्ट्रक्चर के कारण आज भी उनके साथ है। लेकिन वो राज ठाकरे के पास ऐसा नेता नहीं देख सकते कि जो उनको चुनकर लाने की क्षमता जिसमें हो। तो इसलिए जमीनी स्तर पे अभी शिवसेना और एमएनएस के जो भी कार्यकर्ता है वो इकट्ठे आ जाएंगे, क्योंकि ये पहले शिवसेना में ही थे। हालांकि बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी में चले गए एमएनएस के। उसमें प्रवीण दरेकर ये सबसे बड़ा नाम है जो आज बड़े ताकतवर नेता है और देवेंद्र फडणवीस इनके चहेते माने जाते हैं। ये पहले एमएनएस में थे। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को पता है कि अगर इस बार नहीं आएंगे तो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और एक बार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उद्धव ठाकरे के हाथ से चली जाती है तो इसका मतलब है कि उनका पूरा पार्टी का सफाया हो जाएगा। वो आधे से ज्यादा लोग तो इसमें भाग जाएंगे एकनाथ शिंदे के पास, आधे से ज्यादा बीजेपी में भाग जाएंगे। तो इसलिए अपना कुनबा इकट्ठा रखने के लिए ये सारी कोशिश उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कर रहे हैं। मनोज वर्मा भी जुड़ गए हैं। मनोज, आप कैसे देखते हैं ये जो दोनों भाइयों का मिलन है, वो क्या रशिया और यूक्रेन का मिलन है, पुतिन और जेलेंस्की का मिलन है, या फिर आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए दोनों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए अगर कुछ सीटें वो पा भी लेते हैं, ये अलग बात है कि वो फिर से वो अपना डोमिनेंस वो बना पाएंगे, पावर में आ पाएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन एक तरह से खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वैसी स्थिति में मिलन उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से या महायुति एग्रेसिव तरीके से एक तरह से अश्वमेध के घोड़े पर दौड़ रही है, उसमें वो टिक पाएंगे? मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए इन्होंने दोनों ने अलायंस तो कर लिया। 20 साल के बाद में दोनों भाई इकट्ठा आ रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि जब राज ठाकरे जब अलग हो गए थे शिवसेना से और नई पार्टी बनाई थी, तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया था और ये कहा था कि बाला साहब ठाकरे से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल बाला साहब ठाकरे के आसपास जो है, मराठी में उसको बड़वे कहा जाता है, विठ्ठलाच्या बाजूला बड़वे है। तो बाला साहब ठाकरे के अगल बगल में जो है ना, उनसे उनको काफी नाराजगी थी। आज जो संजय राउत बाला साहब ठाकरे के वक्त से राज ठाकरे के साथ में थे, आज जो संजय राउत दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ में बिल्कुल कदम से कदम मिला रहे हैं, उनसे भी तो शायद राज ठाकरे को ऐतराज था उस वक्त में।
वरना तो वो राज ठाकरे के साथ चले जाते। आज वो अलायंस के लिए राज ठाकरे के साथ बात कर रहे हैं, फिर उद्धव ठाकरे को समझा रहे हैं, वो कभी शरद पवार को समझाते हैं। आप देखिएगा कि जो 4-5 लोग दरअसल थे उद्धव ठाकरे के साथ में, उसमें संजय राउत थे, लेकिन आज उनकी महत्ता बढ़ गई क्योंकि वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को इकट्ठा लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वो कामयाब भी हुई। दरअसल महाविकास आघाड़ी का गठन करते हुए संजय राउत की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही अब बीमारी से उठने के बावजूद भी संजय राउत प्रयास कर रहे हैं। अब ये सब होने के बाद में आपका जो सवाल था कि ये राजनीतिक अस्तित्व के लिए इनकी लड़ाई बन चुकी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दोनों इकट्ठा है, दोनों इकट्ठा इसलिए आए हैं कि इनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय में तो कुछ महत्वपूर्ण चुनाव, मतलब पार्लियामेंट के हो, असेंबली के हो, आपको याद होगा कि ये भी राज ठाकरे ने नहीं लड़े थे। इसका मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि राज ठाकरे की पार्टी एग्जिस्ट करती है महाराष्ट्र में नहीं, और कभी कभी वो ऐसी बात करते हैं कि महाराष्ट्र मुझे आगे बढ़ाना है, या फिर महाराष्ट्र स्तर की वो बातें करते हैं, कभी किसान की बात करते हैं, कभी फिर वो महाराष्ट्र के मराठी अस्मिता को उनमें जान डालने, उस मुद्दे को उनमें जान डालने की कोशिश करते हैं। अलग अलग लेकिन बिखराव, जैसे राहुल गांधी की लीडरशिप में आपने देखा होगा कि मुद्दों का भटकाव और कंसिस्टेंसी का अभाव, वैसे ही कुछ राज ठाकरे की लीडरशिप में आपको देखने को मिल जाता है। वही राज ठाकरे शुरुआत में कभी मोदी के खिलाफ थे, फिर मोदी के साथ में थे, फिर अभी मोदी के खिलाफ है, ऐसा लगता है। मतलब बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मतलब यही है कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल साथ में थे, विधानसभा चुनाव में तो उनके कुछ कैंडिडेट भी खड़े नहीं थे। तो ये जो कंसिस्टेंसी का अभाव है राज ठाकरे की लीडरशिप में, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि राज ठाकरे जब कहते तो हेडलाइन बन जाती है, और प्रांतियों के खिलाफ जब आग उगलने लगते हैं तो फिर वो नेशनल न्यूज हो जाती है। और राज ठाकरे का अपना एक राजनीति में महत्व है। मराठी मुद्दों पे जब भी राज ठाकरे बोलते हैं तब राज ठाकरे लोगों को भाते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव में वोट तो नहीं गिरते। अब ये दोनों भाई इकट्ठा आने के बाद में बीएमसी का पूरा समीकरण तो बदल जाएगा। जाहिर सी बात है कि पूरा समीकरण तो बदलने वाला है, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे को ये डर सता रहा है कि कहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठा मैदान में आने के बाद में मुंबई के जो मराठी वोट से उनको सेंध लगेगी, और लगेगी भी। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह भी पावरफुल हो चुके हैं। मैं कल दादर में सावरकर सभागृह में उनका एक प्रोग्राम था, नगराध्यक्षों का जो चुनाव हुआ उसमें जो जीते थे 63 नगराध्यक्ष, तो वो उनका सत्कार था, और एकनाथ शिंदे ने तमाम लोगों की लिस्ट पढ़ी, हौसला बढ़ाया उनका। और ये जगह सावरकर वही है जहाँ शिवसेना का जोर है, राज ठाकरे की ताकत भी वही है, और उन्हीं के गढ़ में जाके उन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजित किया था, ये बताने के लिए कि बीएमसी चुनाव में भी हम पूरी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ में अलायंस की घोषणा नहीं हुई पूरी तरह से, सीट शेयरिंग पर तिकड़म मचा हुआ है, और उसमें भी उनके बीच में एक फाइनल अंतिम फैसला होना बाकी है। अगर आप देखोगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन नहीं रहे कि मराठी मुद्दों पर ही पूरी राजनीति की जाए, या मराठी मुद्दों पर ही बीएमसी का चुनाव लड़ा जाए। मुंबई में जो असल में हार्डकोर मराठी है, उसमें एक विवाद है कि कहीं वो 30% है, 25% है, 35% है, 45% है। माना जाए कि एक मतलब 27% या 30% मराठी है, तो उन पर उनकी अगर नजर है तो उसी के आसरे तो ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपको अलग अलग जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चुनाव लड़ना पड़ेगा, जो राजनीति उद्धव ठाकरे ने अपनाई थी, और जिस राजनीति को राज ठाकरे को अपनाना चाहिए था उन्होंने अपनाया नहीं। देर हो चुकी है। अब 15 दिन में क्या होगा? तो 15 दिन में दोनों इकट्ठा साथ में आने के बाद में जाहिर सी बात है कि मराठी वोटों पर प्रभाव गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। लेकिन आपको ये देखना होगा कि मराठी वोट किनके पास है। वो तो बीजेपी के पास भी है, शिंदे जी के भी पास भी है, और बाकी पार्टियां है उनके पास में भी है। दलित और मुस्लिम तो कांग्रेस की वोट बैंक है। जिस मुस्लिम वोट के आश्रय उद्धव ठाकरे के सांसद उम्मीदवार संसद पहुंचे थे, सांसद बने थे, वो तो कांग्रेस के वोट थे। और जो बदलती राजनीति है उद्धव ठाकरे जी की, सेक्युलर चेहरा बनाया था पार्टी को, तो उसकी बदौलत उनको मुस्लिम के भारी वोट्स मिले थे। अरविंद सावंत तो मुस्लिमों के गढ़ से लड़े थे ना, भाईखला, भेंडी बाजार, डोंगरी, तो वहां से काफी वोट्स उनको मिले थे।
तो ये वोट्स लाने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए कांग्रेस के साथ में आखिर तक राज और उद्धव प्रयास करते रहे, खासतौर पे उद्धव ठाकरे। और संजय राउत जी ने शरद पवार से बात भी करी थी, आलाकमान से बात करी थी संजय राउत ने शरद पवार जी से कि आप राहुल गांधी जी से बात करिए और उनको मनाइए कि इस गठबंधन को आगे हमें लेकर जाना है, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जी को ये पता है कि मराठी वोट के आश्रय बीएमसी पर अपनी सत्ता काबिज नहीं की जा सकती, क्योंकि ताकत देखिए, अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड पूरा बदल गया, ये बैटल ग्राउंड बड़ा अलग है और यहाँ का पॉलिटिकल जियोग्राफी भी पूरी तरीके से बदल गई। यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तमाम तरह के संदर्भ पिछले दिनों में बीजेपी के कार्यकाल में बदल चुके हैं। मेट्रो का विकास हुआ, अटल सेतु हुआ, कोस्टल रोड जो उनकी बीएमसी में, उद्धव ठाकरे की सरकार की बीएमसी में तब बना था। तो ये सारे डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है और उसको रिस्पॉन्स भी लोगों का मिल रहा है। और दूसरी ओर जिनकी निष्ठा बाला साहब के साथ में थी, शिवसेना के साथ में थी, वो शिवसेना ही टूट गई और उसको सेंध लगा है। आधे से ज्यादा सुभाष चंद्र जी ने बताया कि पार्षद वो चले गए शिंदे जी के साथ, तो हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हालांकि ठाकरे ब्रांड है, जब भी दोनों इकट्ठा आते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनको उनकी खबरें देखना पसंद होता है। मीडिया के तमाम कैमरे उनका पीछा करते हैं, हर पल पल की खबर दिखाते हैं। सुबह से तो महाराष्ट्र के तमाम न्यूज चैनल में वही शुरू था, उसी पे विश्लेषण, उसी पे चर्चा, उसी पे खबरें थी। लेकिन वोट में कितना परिवर्तित होगा, ट्रांसफर कैसे मराठी लोगों के वोट पाएंगे, ये बात सबसे बड़ी है। यहाँ मुस्लिम वोट्स इंपॉर्टेंट है, मराठी वोट्स इंपॉर्टेंट है, गुजराती, जैन, ये वोट्स भी काफी है जो महत्वपूर्ण इलेक्शन के तमाम कैलकुलेशन को बदला कर रख देते हैं। ऐसे इसमें राज और उद्धव की रणनीति आने वाले 2-3 दिनों में अपने को पता चली है। हालांकि सीट शेयरिंग पर उन्होंने कोई मीडिया से कोई बात शेयर नहीं की, हालांकि समझौता हुआ है और ज्यादा तनाव नहीं रहे दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर, इसको पूरी कोशिश तो की जा रही है। लेकिन दोनों इकट्ठा साथ में रहेंगे और 5 से 6 कॉर्पोरेशन में वो चुनाव इकट्ठा साथ में लड़ने जा रहे हैं। और दोनों की मनोज, एक सवाल है कि जो रीजनल आइडेंटिटी का जो मुद्दा है, कई सारे स्टेट में आप देखें कि स्टालिन जो है वो रीजनल आइडेंटिटी द्रविडियन के नाम पर अपनी सत्ता बचाए हुए हैं। ममता बनर्जी अपने माँ माटी मानुस का जो स्लोगन है उस पे पश्चिम बंगाल में अभी भी एक तरह से सत्ता में है। वैसे ही झारखंड में देखें कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने ट्राइबल आइडेंटिटी के मुद्दे पर अपनी सरकार बचा के रखी है। तो उद्धव ठाकरे का जो मराठी मानुस का जो मुद्दा था, और या फिर बाला साहब ठाकरे ने जिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उसमें उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा कसूर यही माना जाएगा कि वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डाइल्यूट की, जो हिंदुत्व की आइडेंटिटी थी, और जिसके कारण अब वो बीएमसी भी बचा पाने की हालत में नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं एक तरह से। देखिए, उद्धव ठाकरे का जो चेहरा सेकुलर उन्होंने बनाया था लोकसभा चुनाव में, ये एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना को सेंध लगाई थी उसके बाद में उन्होंने अपने आप को सेकुलर बताया और सेकुलर वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए और पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की, जिसमें वो सफल भी रहे। अदरवाइज कांग्रेस और एनसीपी और के साथ में गठबंधन करने के बाद में भी ये भी गठबंधन नागवार गुजरा, ये सब होता ही नहीं। ये हुआ है, मुस्लिमों को भी लगा कि एक पनाहगार उनको एक नया मिल गया था उद्धव ठाकरे के आश्रय, और उद्धव ठाकरे की राजनीति उनको आने लगी। आज 20% शंकर पॉपुलेशन है, लोक संख्या है मुस्लिम लोगों की, और 20% बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है मुंबई के तमाम चुनावों को प्रभावित करने के लिए। तो ये आंकड़ा अब इस बार रहेगा ये नहीं पता, क्योंकि राज ठाकरे ने मस्जिद पे जो लाउडस्पीकर लगते उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी, लोग भूलते नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी मुस्लिमों ने अपना एक बदलते राजनीति को भापते हुए सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ जो बदले इन दिनों, पिछले दिनों शिवसेना टूटने के बाद में, तो उन्होंने देखा कि ये उद्धव ठाकरे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, वो हमारे पैरोकार हैं, वो हमारे मुद्दे उठा सकते हैं। ये विश्वास लगा, तब जाके कॉन्फिडेंस में उन्होंने अपने वोट डाल दिए। लेकिन बाद में उस भूमिका में उद्धव ठाकरे ने बदलाव नहीं किया, लेकिन राज ठाकरे के साथ में जाने के बाद में ये वोट उनको मिलेंगे कि नहीं, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि उद्धव ठाकरे का राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में भी गठजोड़ होगा या नहीं, ये भी नहीं पता, क्योंकि वो एक तरफ कांग्रेस के साथ में जाने के लिए शरद पवार जी बार्गेनिंग कर रहे 50 सीटों की, और यहाँ
10 से 12 सीटें उनको राहुल मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ में मिलेंगे। ऐसे इसमें उधर अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी पूना में इकट्ठा आ रही है। तो आप देखिएगा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी मतलब बीएमसी के अंदर उनको सत्ता हासिल करने के लिए बड़ा एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा उनको, तब जाके वो कुछ सीटें हासिल कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जी के बाद में 84 सीटें थी, 2 सीटें बीजेपी से ज्यादा, उसे आधी भी सीट अगर उनको मिल पाए इस चुनाव में, जो बदलते समीकरण है, तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ की तरफ कह रहे पॉलिटिकल पंडित। और राज ठाकरे की जो बात है, तो राज ठाकरे के संगठन उनका है, लेकिन संगठन में बिखराव भी काफी हुआ पिछले दिनों में। कुछ लोग यहाँ से गए वहां गए, क्योंकि पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है। राजनीति में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। वो नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ रहा है और पड़ेगा। आने वाले दिनों में उनकी राजनीति कैसी रहेगी, कौन से मुद्दे वो उठाते हैं, या फिर मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, फिर आउटसाइडर के खिलाफ अगर बोलते हैं, तो आप देखिएगा ऊपरे मतलब को मराठी में उद्धव ठाकरे ने ऊपरे की बात की। ये तो शिवसेना की भूमिका पहले से थी आउटसाइडर के खिलाफ, उसी भूमिका को जोर शोर से उठाया राज ठाकरे ने 2008 में। राहुल गांधी तब आए थे, लोकल में घूमे थे। आपको याद होगा कि 2008 में जब ये मुद्दा उठाया था, तो 2008 में ही राहुल गांधी यहाँ आए थे बॉम्बे में, 2008 और 2009 में। और राहुल गांधी ने लोकल की यात्रा की थी और भरोसा दिलाया था परप्रांतीय टैक्सी चालकों को यहाँ आपके साथ में। तभी न जाके इस चुनाव में राहुल गांधी आए नहीं है राज और उद्धव जी के साथ में। उद्धव जी के साथ आने के लिए तैयार है। उद्धव जी ने ये राहुल गांधी को बात बताई थी कि राज ठाकरे हमारे साथ में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी राहुल गांधी नहीं आए। उनकी पार्टी की अपनी एक भूमिका है। सत्या से मोर्चा निकाला था ईवीएम और वोट चोरी के मामले में तब, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस, राज ठाकरे, सारे चारों पार्टियों के लोग इकट्ठा आए थे। लेकिन मामला था ईवीएम का, जो राहुल गांधी की भूमिका को आगे लेके जाने वाला था। तब बिहार का चुनाव था शुरू, और कहीं गठबंधन की बात नहीं चली, कहीं उनके साथ में जाने की बातें चल रही थी, चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। हर्षवर्धन सतपाल जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो भी नहीं आए थे। तो मुद्दा ये है कि हिंदुत्व के राजनीति से एक सेकुलर राजनीति में जो उद्धव ठाकरे आए, उनको फायदा हुआ। आज की तारीख में हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के पास में है, हिंदुत्व का मुद्दा एकनाथ शिंदे जी के पास में, हिंदुत्व उद्धव ठाकरे जी के पास में है, लेकिन वो थोड़ा सा माइल्ड सेकुलर पहचान देने वाला हिंदुत्व है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व बड़ा अलग है, वो आरएसएस, बीजेपी जैसा शेंडी जानवे का हिंदुत्व नहीं, मतलब जो ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं जानवा, जो मराठी में कहते हैं जनेवा, तो ये वाला नहीं हमारा हिंदुत्व है, लेकिन वो अलग है। तमाम लोगों को एक साथ लेके जाने वाला हमारा हिंदुत्व है, ऐसा उनका कहना है। अब मुद्दा है कि हिंदुत्व की राजनीति राज ठाकरे ने भी बीच बीच में की थी। आपने देखा होगा कि बाला साहब ठाकरे जैसे उन्होंने एक बड़ा एक मफलर टाइप का वो पहनते थे, लेकिन वो हिंदुत्व का उन्होंने क्या कहते हैं साफा टाइप का उन्होंने पहनना शुरू किया था, जिससे पूरा इनका बदन आधा ढक जाता था उससे और चेहरा दिखता था पूरा। तो ये अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग प्रकार के प्रयोग जैसे बाला साहब ठाकरे ने अपने राजनीतिक जीवन में किया। उन्होंने अपने वेश परिवेश में बदलाव किए अलग अलग मोड पर, वैसे राज ठाकरे जी ने भी किए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने नहीं किए। उनका अपना एक अलग राजनीति है, सोबर है, या रहने सहने में भी एक अलग एक फॉर्मेट है, उसी में हो रहे थे। लेकिन राज ठाकरे ने बहुत प्रयोग किए। कभी हिंदू जननायक बोला जाता था वो, लेकिन ज्यादा उनको वो जो पदवी दी थी या ली गई थी या सौंपी गई थी, वो चली नहीं हिंदू जननायक। फिर बाद में हिंदुत्व के पैरोकार वगैरह वगैरह। लेकिन हमें राज ठाकरे के नेतृत्व को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति आज भी, राज ठाकरे आज भी महाराष्ट्र के लोगों को भाते हैं, युवाओं को भाते हैं। प्रॉब्लम शंकर इतना ही है कि उनके राजनीति में कंसिस्टेंसी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर वो मैदान में खड़े हो जाते हैं दोनों भाई, तो आज भी कोई उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। हालांकि राजनीतिक परिस्थिति उनको अनुकूल नहीं है, लेकिन वो राजनीति में चलेंगे। हो सकता है उनकी राजनीति लंबी चलेगी, एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर, और आक्रामक लीडरशिप को वो महाराष्ट्र में खड़ा करेंगे और बीजेपी को टक्कर देंगे। अब लेकिन राज ठाकरे चुनाव में, हालांकि दोनों ने बताया कि हमारी जो राजनीतिक दुश्मनी है वो ऊपर है, जो मुंबई
को तोड़ने में लगी हुई है। मोदी और अमित शाह की तरफ इशारा किया उन्होंने। महाराष्ट्र में हमारी बीजेपी के नेतृत्व के साथ में कोई लड़ाई नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में देवेंद्र फडणवीस जी है। आप उनको सहलाकर आगे नहीं जा सकते, आपको उनको अटैक करना पड़ेगा, फिर वो आप पे अटैक करेंगे, तब न मजा आएगा बीएमसी चुनाव में। आप बीएमसी के चुनाव में सीधे नेशनल लीडरशिप पर अटैक करोगे तो यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को आप कितना भुना पाओगे, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल। बिल्कुल सुभाष जी, आपसे समझेंगे कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इस मिलन के बाद अपनी स्ट्रेटजी में, रणनीति में कोई बदलाव करने की जरूरत आपको लगती है, या बीजेपी एक तरह से इतनी कॉन्फिडेंट है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये दोनों स्पेंट फोर्स हैं, चुके हुए लोग हैं, तो आपको लगता है कि क्योंकि अगर वोटों का गणित देखें, अगर पिछले आंकड़ों को देखें, तो बीएमसी में कम से कम ये उतने चुके हुए फोर्स नहीं है? देखिए, अगर बीजेपी को लग रहा होगा कि ये स्पेंट फोर्स है, तो उनके सारे जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वो मीडिया के सामने आके बयान नहीं देते और बाकी प्रवक्ताओं को वो आगे कर देते। लेकिन वो जिस तरह से आगे आए हैं, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हिल गई है। और इसके पीछे अर्थमेटिक ये है, गणित ये है कि 2024 के जो विधानसभा चुनाव है, उसको अगर देखा जाए तो 124 मुंबई के 221 में से 124 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर एमएनएस का प्रेजेंस है, राज ठाकरे के जो पार्टी है उसका प्रेजेंस है। और ऐसे तकरीबन 29 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी की जो उम्मीदवार है, उनके वोटों से आधे वोट एमएनएस के कार्यकर्ताओं को मिले, जो उम्मीदवार वहां पे थे उनको मिला है। इसका मतलब है कि दोनों अगर इकट्ठे आ जाते हैं तो उसकी चांसेस जो है उनकी जीत की वो ज्यादा बढ़ जाती है। और जो बीजेपी को या एकनाथ शिंदे गुट को जो वोट मिले, उसमें भी ये सेंध मारा जा सकता है। तो ये क्लियर गणित है और ये क्लियर गणित लेके ही ये सारे लोग आगे जा रहे हैं। अभी इसमें स्ट्रेटेजिकली ये हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो, उनको अभी भी लग रहा है कुछ कांग्रेस के नेताओं को कि राज ठाकरे के साथ या शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ जाएंगे तो उत्तर भारतीय जो है वो दुखी हो जाएंगे और उससे उनका जो वोट बैंक है, नॉर्थ इंडियंस का जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वो वेस्टर्न सबर्ब है मुंबई के। और बाकी जो मराठी पॉकेट्स है वो साउथ मुंबई कुछ हद तक में है, और साउथ सेंट्रल मुंबई और जो जिसको हम सेंट्रल मुंबई कहा जाता है, वहां पर है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है वो अगर मराठी वोटों का होता है तो उसका फायदा उद्धव और राज ठाकरे को जरूर होगा, और बाद में ये अलायंस जो है कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ कर सकते हैं। तो ये पूरा गणित है। लेकिन मेरा ये देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में सिर्फ भावनिक मुद्दों पे आह्वान किया जा रहा है उद्धव और राज ठाकरे द्वारा कि मराठी आदमियों के लिए, मराठी मानुस के लिए आप इकट्ठे आ जाइए। 25 साल से वही लोग सत्ता में है। उस वक्त जिनको फायदा हुआ वो सारे नॉन महाराष्ट्रियंस है, नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल है, जो कॉन्ट्रैक्टर बने या फिर बड़े जो पद पे जो बने रहे, ये सारे नॉन महाराष्ट्रियंस है। ये सारे जो शिवसेना के नेता है जिनके पास इतनी धन आ गया कि उनको ईडी का डर दिखा के आप अपनी तरफ खींचना शिंदे गुट के नेताओं को आसान हो गया। यही सत्ता के कारण ही हुआ था। तो असल में मराठी मानुस का कितना फायदा हुआ इसका, ये सवाल है और इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। वो मुझे लगता है कि ये मीडिया ने करना चाहिए। और ये जो पवार बंधुओं का जो मिलन हो रहा है, वो क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है एनडीए में, या एक कंपल्शन है? देखिए, शरद पवार और अजित पवार इनका इकट्ठा आना ये भी पॉलिटिकल कंपल्शन ही है, क्योंकि बारामती म्युनिसिपल काउंसिल का जो चुनाव हाल में हुआ था, उसमें शरद पवार गुट का सिर्फ एक पार्षद चुन के आया, बाकी सारे पार्षद जो है वो अजित पवार गुट के आए। सुप्रिया सुले ने ज्यादा मेहनत वहां पे नहीं की। शरद पवार साहब तो म्युनिसिपल काउंसिल में प्रचार उन्होंने नहीं किया था। तो इसका मतलब है कि पवार ने अपनी विरासत सौंप दी है स्टेट लेवल पे अजित पवार के पास। अब बच्ची बात यह है कि अजित पवार को जरूरत पुणे और पिंपरी चिंचवड़, ये दो जो बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, यहाँ पे अपनी साख बचाने के लिए उनको
शरद पवार इनकी इमेज की जरूरत है, क्योंकि वहां पे बीजेपी उनके साथ गठबंधन नहीं कर रही है। और ये अगर दो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये पिछली बार की तरह इस बार भी अजित पवार के हाथों चली गई तो अजित पवार को कार्यकर्ताओं को देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और यही कारण है कि अजित पवार की पार्टी और कमजोर हो जाएगी। इसके लिए अजित पवार और शरद पवार यहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कंपल्शन है और मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसके बारे में भली भांति जानती है। एक अंतिम टिप्पणी मनोज आपसे कि आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे अपने पॉलिटिकल रीलाइनमेंट के बाद कुछ अपने में परिवर्तन करेंगे, या फिर जिस तरह की बातें जिस तरह से वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं उसमें अपने को री इन्वेंट करके ये दोनों भाई, आपको लगता है कि ये प्रैग्मेटिज्म दोनों में है कि आने वाले दिनों में वो मुकाबला करेंगे? सिर्फ बीएमसी चुनाव तक नहीं, बीएमसी में अगर हार भी गए तो दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे, या सिर्फ ये बीएमसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए गठबंधन है? दोनों भाई और उन्होंने दोनों ने साफ किया है कि वो इकट्ठा रहने के लिए ही आए हैं। महाराष्ट्र और मराठी माणूस के मुद्दे पर भले जितने विवाद उनके रहे हो, उन सबको भुलाकर वो इकट्ठा आए, इकट्ठा रहने के लिए। वो दोनों परिवार भी 20 सालों के बाद में, जुलाई महीने के बाद में इस साल में लगातार इकट्ठा आ रहे हैं। उसकी वजह से अच्छा भी लग रहा है। अब ये जुदा नहीं होंगे, किसी हालत में नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो। मतलब उनको ये कहा जाए कहीं वो डिफीट भी हो जाए इस बीएमसी चुनाव में, फिर भी वो इकट्ठा रहेंगे। कितना राज ठाकरे आक्रामक रह पाते हैं, क्योंकि राज ठाकरे का आक्रामक होना समय समय के अनुसार बदलता आ रहा है। पाला भी उन्होंने बदला है, लेकिन इस बार उनको उद्धव ठाकरे के साथ में रहना होगा और उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के लीडरशिप को कहीं क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब दोनों इकट्ठा रह के वो बीजेपी का सामना करेंगे। आगे आने वाले दिनों में कितना आक्रामक होकर करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। दोनों लीडरान में बड़ी ताकत है और अपना अपना लोहा वक्त रहते उन्होंने मनाया, जोहर उन्होंने अलग अलग चुनाव में दिखाया। बाला साहब ठाकरे के बाद में उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली और पार्टी का विस्तार भी किया। तो बाला साहब ने ये कबूल किया था और विस्तार करते हुए ग्रामीण इलाकों तक पार्टी लेकर के मेहनत भी की। एक समय ऐसा आया कि थोड़ी मेहनत कम हुई। शिंदे जी ने पार्टी में टकराव हुआ दोनों, शिंदे और उद्धव जी का, और दोनों ने शिंदे जी ने अपनी ताकत बढ़ाई, क्योंकि शिवसेना के कई सांसद एमएलए उनके पास में चले गए निचले स्तर तक, नीचे से ऊपर तक पूरी सेंध लगाई उन्होंने। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे डटे रहे, लेकिन मेहनत अपने आप में बदलाव और जो लोकल बॉडी इलेक्शन था उसमें अपना पार्टिसिपेशन, सहभाग और जो हौसला बढ़ाना था अपने कार्यकर्ताओं का, वो बढ़ाने में वो असफल रहे। उनकी भूमिका उदासीन थी। अब राज ठाकरे के पास है। राज ठाकरे ऐसा एक लीडर है, महाराष्ट्र के ऐसे एक नेता है जो युवाओं को भाते हैं, यंगस्टर को, युवाओं को अपील जब भी वो करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। वो युवाओं की लीडर है, वो महाराष्ट्र के राजनीति को समझते हैं। वो कला, फिल्म जगत या फिर मराठी जो आर्ट कल्चर, इस विभाग में भी उनकी रुचि है। समाज है, बेहतर गहरी समाज है, उनके साथ में उनका जुड़ाव बहुत अच्छा है। लेकिन राज ठाकरे को पूरी तरीके से अपने आप को महाराष्ट्र के राजनीति में नीचे से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक ढालना होगा, झोंक देना होगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और ध्यान में आएगा आपको कि इनके पास में उम्र भी है, समझ भी है, मेहनत भी कर सकते हैं, की भी है इसके पहले, लेकिन उतनी नहीं जितनी देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अभी हर्षवर्धन सपकाळ जो कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ के काफी मेहनत कर रहे हैं, सुप्रिया सुळे भी काफी मेहनत करती है, अजित पवार बहुत मेहनत करती है। और जो मेहनत करता है महाराष्ट्र की राजनीति में, उनका एक अपना एक अलग महत्व महाराष्ट्र के राजनीति में बिल्कुल है। आप प्रकाश आंबेडकर जी की भी बात ले लीजिए। इसीलिए मैंने पहले से कहा शंकर कि इन दोनों लीडर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते तो दूसरी ओर बीएमसी चुनाव में आपको एकनाथ शिंदे को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी
के नेता देवेंद्र फडणवीस है, उनके साथ में पूरी पार्टी, अलग अलग नेता, संगठन, क्षमता, पैसा, सब कुछ उनके पास में है। इतनी बड़ी महाशक्ति के साथ में अगर आपको लड़ना होगा तो आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। चुनावी राजनीति अलग तरीके की आपको तय करनी होगी, अलग एजेंडा साथ में रखना होगा। जैसे कि सुभाष शेट्टी जी ने कहा कि आपको 25 साल में फिर आपने मुंबई का कितना विकास किया, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी शिवसेना के साथ में ही तो 25 साल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, हमारे हाथ में कोई पद नहीं थे, अब वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से झटकते हैं। तो मराठी आदमी को, मराठी युवाओं को क्या आप दे सकते हो बीएमसी चुनाव में, क्या एजेंडा आपका, ये आप जब तक उनको कन्विंस नहीं करोगे तो मराठी युवा मराठी हैं, जो मराठी लोग जो समझदार है, जो अलग अलग समस्याओं का एक साथ सामना कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता बहुत बदल चुकी है इतने दिनों में, तो उनको प्रभाव कायम रहे उनके ऊपर शिवसेना का, मतलब उद्धव ठाकरे जी का, राज ठाकरे जी का, उसके लिए बहुत नई रणनीति को उनको चुनना होगा। निश्चित रूप से जिस समय बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, उस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने किस तरह से शिवसेना का, जिसको कहते हैं, झंडा लेकर शिवसेना की जो बरदहस्त थी, शिवसेना की जो ताकत थी, उसको लगातार उन्होंने दिखाया। अब सवाल है कि राज ठाकरे अपने को री इन्वेंट करते हैं, अपनी राजनीति में कंसिस्टेंसी लाते हैं, और अगर लाते हैं तो निश्चित रूप से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जो मिलन है वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए संकेत, एक नई करवट की तरह हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे में एक युवा अपील है, राज ठाकरे के भाषणों में जान है, राज ठाकरे कहीं ना कहीं यंगस्टर में काफी फेवरेट हैं, उनके चहेते माने जाते हैं। अगर राज ठाकरे अपने को री इन्वेंट करें और उद्धव ठाकरे का जो जिसको कहते हैं पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका एक ब्रॉड पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है राज ठाकरे के मुकाबले में, इन दोनों का मिलन अगर होता है और दोनों भाई अगर सचमुच महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा मौका है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुभाष जी, आप हमसे जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।